मीडिया के बारे में अभी बताया गया कि कुछ सकारात्मक बात वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मीडिया की सकारात्मक भूमिका के बारे में। राज्यों के विकास में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है। सवाल ये है कि हम किस मीडिया की बात कर रहे हैं, हम कौन सा मीडिया दिमाग में है हमारे जब हम विकास की बात सोच रहे हैं। मतलब या तो हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं कि जिसमें उन्मुक्त बाजार है, किसी पार्टी का कोई अखबार नहीं है, मतलब वो मीडिया नहीं है कि कोई पांचजन्य है, कोई नेशनल हेराल्ड नहीं है। और या फिर हम उस बाजार के हवाले अगर हमने लोगों की ज़िंदगी को कर रखा है, लोगों के जीने मरने को कर रखा है, बाजार के मूल्यों को कर रखा है, गेहूं चावल के दामों को कर रखा है, ईंधन को कर रखा है, और जिस बाजारी बाध्यताओं के जरिए यूनियन कार्बाइड को देश में स्थापित कर लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को हवाले कर रखा है, और जिस यूनियन कार्बाइड की गैस के चलते हज़ारों लोगों के मरने के बाद भी एक भी आदमी को जेल के पीछे नहीं जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था में अगर हम रहना चाहते हैं तो हम किस मीडिया से किस तरह की उम्मीद करना चाहते हैं, ये एक सवाल है। हम मीडिया को क्या मानते हैं, क्या कोई साधु महात्मा गंडे ताबीज बांटने वाली कोई दुकान, चमत्कारी कोई पुड़िया, क्या मानते हैं मीडिया को, एक सवाल है। दूसरा, हमारे पास राज्य किस तरह के हैं, क्या हमारी कल्पना के राज्य हैं क्या। हम जिस राज्य की हमारे दिमाग में छवि है कि हमारा राजा ऐसा हो, अब यहाँ राजा से जो मेरी मुराद है वो प्रधानमंत्री से भी है और मुख्यमंत्री से भी है। क्या वैसा राज्य का गठन है क्या, वैसे लोग हैं क्या, क्या ऐसे लोगों की तस्वीरें आप अपने घरों में लगाना चाहेंगे क्या। एक ज़माना था कि हम अपने घरों में गांधी जी और उसके बाद कुछ सालों तक राजेंद्र बाबू की और नेहरू जी तक हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे, उनकी तस्वीरें हम लगाते थे अपने घरों में। तो आज क्या कोई ऐसे नेता हैं क्या कि आप विदेश में जाएं और आपसे पूछे कि आपके देश का नेता कौन है जिसे आप नेता मानते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि भाई ये मेरा नेता है, मैं इसके पीछे हूँ। मैंने तो चूँकि जयप्रकाश जी के साथ भी काम किया है, विनोबा जी के साथ भी काम किया है, उनके आंदोलनों में रहा हूँ, तो मेरे मन में उन लोगों के साथ काम करने की स्मृतियाँ अभी बाकी हैं। पर जो पीढ़ी है 30 साल की, 25 साल की, 35 साल की, उससे अगर पूछे कि आपका नेता कौन है, तो बेचारे बहुत संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो बॉलीवुड की पहली पायदान पर कौन हीरो है वो तो बता सकते हैं, पर राजनीति में कौन उनका नायक है शायद बताना मुश्किल हो जाएगा। शायद इसी नायक की तलाश में वो अन्ना हजारे के पीछे खड़े हो गए थे। एक देश को एक अच्छे मीडिया की भी तलाश है शायद, और एक अच्छे नायक की भी तलाश है। मीडिया तो चोरी छुपे नजर भी आ जाता है, दिख जाता है। अखबार के किसी कोने में किसी पन्ने पर सरोकारों के साथ दिख जाता है कोई भले लोग जो मीडिया में अभी बाकी हैं, जिनकी संवेदनाओं के झरने अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं और जो अभी बिस्लेरी से आंसू नहीं पैदा करते, वो लोग कुछ न कुछ मीडिया में ढूंढ के लाते भी हैं और दे भी देते हैं। पर आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मीडिया की ये पीढ़ी भी खत्म होने वाली है। तब आपको जो इंस्टेंट कॉफ़ी और इंस्टेंट सूप वाले जो पैकेट मिलते हैं, वैसे ही पत्रकार मीडिया में मिलेंगे। जैसे राजनीति में पार्टी के बदलते ही वो कुर्ते का नाप बदल लेते हैं और
टेलर भी बदल लेते हैं कि अब मुझे फलानी पार्टी में हूँ तो मुझे ऐसी जैकेट पहनना है। वैसे ही मीडिया में भी लोग एक अखबार से दूसरे अखबार में जाते ही अपनी प्रतिबद्धताएं, अपने विचार, अपनी आंखें, अपने चश्मे, अपनी फ्रेम सब बदल लेंगे। हम उस जमाने में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप किस मीडिया की यहाँ बात करना चाहते हैं? एक चीज का आप ध्यान रखें, जब मीडिया और राज्यों के विकास की चर्चा करें तो थोड़ा सा मन में ये रखें कि राज्य जो हैं मीडिया के प्रति लगातार असहिष्णु होते जा रहे हैं। वो चाहती ही नहीं कि मीडिया अपने पैरों पर खड़ा हो, आज़ाद हो। आप मुझे किसी एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए देश के, हो सकता है हो, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं भोपाल में मुख्यमंत्री जो हैं उनके बारे में ज़्यादा, पर कि वो कितने मीडिया में अपनी आलोचना को लेकर सहिष्णु हैं। पर मैं बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में जानता हूं, उनके राज्यों के बारे में जानता हूं। अभी 2 दिन पहले हमारे गुजराती अखबार दिव्य भास्कर में राजकोट का जो संपादक है उसको केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो उसके दिव्य भास्कर में एक फोटो ऐसा छपा था जो न्यू ईयर की पार्टी में वहाँ की एक पुलिस अधिकारी को उसने डांस करते हुए दिखाया था। मैं आपको ऐसे 10 राज्यों के नाम बता सकता हूँ। आप चाहे तमिलनाडु में चले जाइए, आप चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आप बंगाल में चले जाइए, आप गुजरात में चले जाइए। ये सब वो राज्य हैं जहाँ के मुखिया प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब रखते हैं। आप जाके जरा देखिए, लिख के बताइए उनके खिलाफ। अखबारों, आप भोपाल में बैठकर, राज्यों में, आप जिलों में बैठकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख सकते हैं, पर वहां के कलेक्टर और थानेदार के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं। तो आप क्या हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं या जो मुखिया हैं, जो पुलिस में अधिकारी हैं, उनको आपने इतने उदार हो गए हैं कि वो कहेंगे कि आप हमारी आलोचना कीजिए? भाटिया जी ने जिस विकास की बात कही कि विकास की चर्चा नहीं होती, और एक गठजोड़ की बात कही उन्होंने, राजनेताओं का, पत्रकारों का, माफिया का, हाँ बिल्कुल है। पर मुझे बताइए कि वो किस विकास की चर्चा अखबारों में छपवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि इंदौर से भोपाल के बीच में जो 5 घंटे लगते थे, 5.5 घंटे, 3 घंटे लगते हैं। ये अगर विकास है, इंदौर उज्जैन के बीच में सड़क बन गई है, या रतलाम नीमच के बीच में सड़क बन गई है, वो अगर विकास है, बिल्कुल है, और उसकी चर्चा अखबार में हम कर रहे हैं। क्या स्थिति है प्रदेश में या प्रदेशों में, देश में महिलाओं की, उसके आंकड़े क्या हैं? उन पर अत्याचार, बलात्कार, क्राइम के मामले में उस प्रदेश का इंडेक्स क्या कहता है? आप इसकी चर्चा कर सकते हैं? वैक्सीनेशन के कारण 5 वर्ष तक की आयु के, वैक्सीनेशन के अभाव में 5 वर्ष तक की आयु के कितने बच्चे प्रदेश में, किस जिले में मरते हैं हर साल? क्या आप उसकी चर्चा करेंगे तो क्या आप सरकार पसंद करेगी? आज इतने 24 साल पहले भोपाल में त्रासदी हुई, हजारों लोग मर गए, पूरा का पूरा तंत्र उस त्रासदी को हजम कर गया, बिल्कुल घोल के पी गया। मतलब केवल वो त्रासदी केवल उन लोगों की सांसों में बची है जिन लोगों ने उस रात को उस जहरीली गैस को अपने अंदर जज्ब किया था, बाकी नहीं। बाकी तो राजनीति है। तो आप बताइए कि क्या हम उसकी चर्चा करें कि वो जो वेस्ट था, उस समय का कचरा था, वो आज भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है? क्या आप कहेंगे कि हम विकास की बात नहीं कर रहे?
राज्य में गरीबी की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हम सरकार विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं। देश में 70% लोग या 70 करोड़ लोग 20 रुपए रोज पर जिंदा हैं। आज एक अंग्रेजी अखबार में एंकर छपा है कि कितने करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। मेरा नाम है वो तो 23 करोड़ है, पर मैं आंकड़ा नहीं दे रहा हूं कि कोई खड़ा होकर कहेगा नहीं साहब 30 करोड़ है। क्या क्राइम की क्या सिचुएशन है प्रदेश में? हम इतनी बड़ी बड़ी सारे राज्यों में इन्वेस्टमेंट मीट्स होती है, हमारे बड़े बड़े डेलीगेशन विदेशों में जाते हैं। आप मुझे बताइए औद्योगिकरण की क्या स्थिति है प्रदेश में? कहाँ है औद्योगिकरण? कहाँ दिख रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ है? इंडस्ट्रियल आउटपुट कहाँ है? आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? पर कैपिटा पावर कंजम्पशन कितना है? पर कैपिटा फूड कंजम्पशन कितना है? पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है? तो भाटिया जी से मैं पूछूंगा कि क्या इसकी चर्चा हम करें अखबारों में, तो क्या जो राज्य हैं वो इस चीज को पसंद करेंगे, या हम इसकी चर्चा नहीं करें? शिक्षा के क्षेत्र में राइट टू एजुकेशन जो बड़े धूमधाम से पारित हुआ, वो राइट टू एजुकेशन कहाँ है? आप दुनिया के किसी देश के बारे में नहीं सुनेंगे कि मलेरिया से मौतें होती है। आज राज्यों में मलेरिया से मौतें होती है। हुसैन टेकरी पर 12 लोग स्टेम्पेड में मर गए था। आप कल्पना कर सकते हैं कि सन 2012 में हम ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां लोग भगदड़ में मर जाते हैं और मांग ये होती है, सरकार 1 लाख रुपए देती है, विपक्ष 5 लाख की मांग करता है। हमने लोगों की जिंदगियों को मुआवजे में कन्वर्ट कर दिया, मुआवजे की राशि में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये बताइए भाटिया जी और तमाम सरकारें भी ये बताएं देश की कि हम किस विकास की बात करें, मीडिया को किस विकास की बात करना चाहिए? हम करने को तैयार हैं। आप या तो संपादक के खिलाफ देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा दायर कर देंगे, उनको पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे कायम करना, या मालिकों को तंग करना शुरू कर देंगे, उनके विज्ञापन बंद कर देंगे। आपके पास और क्या है? सरकारें तो विज्ञापन को लाइसेंसी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। राजनेता अगर मीडिया के प्रति उदार हो जाए, नहीं, गुण दोषों के आधार पर हमारी बात कीजिए, हम अच्छा करें, अच्छी बात कीजिए, हम गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, अफसरों के यहां से करोड़ों की संपत्ति निकल रही है और छोटे छोटे मतलब वर्ग सी और डी के अधिकारियों में यहां से करोड़ों की संपत्ति निकल रही है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की पूरी लड़ाई में भूत भरा जा रहा है। सारे राजनेता ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम, और कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए कि मीडिया को क्या करना चाहिए ऐसे में? तो जब आप मीडिया को ये चीजें छापने नहीं देगा तो कैटरीना कैफ को छापेगा, वो बाजार को छापेगा, वो कीमती कारों को छापेगा, वो फैशन शो को छापेगा। आप कहेंगे कि मीडिया को क्या हो गया? पर मैं यहां मीडिया का बचाव करने नहीं आया। मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। मैं प्रेस काउंसिल का मेंबर हूं और प्रेस काउंसिल में मार्कंडे काटजू हमारे चेयरमैन हैं और उन्होंने बहस छेड़ी है, और प्रेस काउंसिल में इस चीज को लेकर रोज हर मीटिंग में एक बहस होती है कि मीडिया
में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, उसको डिसिप्लिन करने की जरूरत है। तो वो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन ने सुझाव दिया कि साहब आप, अरे पटेरिया जी मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप बताएं सर, मैं टोक गए। हाँ अच्छा, मीडिया में बहस चल रही है, हम वो कह रहे हैं कि साहब अखबारों के सरोकार बदल गए हैं, गरीब आदमी की चर्चा नहीं होती है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं छपता, फैशन परेड में लोग पत्रकार जाते हैं, गांव में नहीं जाते, और अखबार रियल इश्यूज से भटक कर दूसरी चीजें छाप रहे हैं, गलत चीजें छाप रहे हैं, इसलिए उनको दंडित करना चाहिए, उन पर जुर्माने लगाए जाने चाहिए, उनको लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, उनके विज्ञापन बंद कर देना चाहिए। तमाम चीजें वो उन्होंने प्रेस काउंसिल के चेयरमैन मांग रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये ज्योतिष जो होता है टेलीविजन में वो सब बंद होना चाहिए, फिल्म सब बंद होना चाहिए, देवानंद के बजाय देवानंद को बिल्कुल टेलीविजन पे नहीं दिखाना था, और भारत रत्न जो है गालिब को दिया जाना। ये तमाम चीजें प्रेस काउंसिल के चेयरमैन। जनता को पता ही नहीं है कि सरकार ने हाल के दिनों में इतने विधेयक पिछले दरवाजे से पेश कर दिए हैं जिससे प्रेस की आजादी को बिल्कुल टाइट कर रही है, जगह जगह से टाइट कर रही है। पता ही नहीं है, मीडिया वालों को भी नहीं पता क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करते इस बारे में। तो मीडिया को लेकर भी बहस चल रही है कि मीडिया में जो बाजारवाद आ गया जिसकी चर्चा की गई, बहुत बड़े मुद्दे हैं, पेड न्यूज का एक बहुत बड़ा मुद्दा चर्चा में है, इलेक्शंस टाइम पर भी है, वैसे भी है, राडिया टैक्स की बात होती है, तमाम चीजें मैं स्वीकार करता हूं। तो बहस का मुद्दा यह है जैसा मीडिया वैसा राज्य, या जैसा राज्य वैसा मीडिया। और अगर हम मीडिया से बेहतर उम्मीद की बात करते हैं तो राज्यों को भी अपना आचरण वैसा करना पड़ेगा, और राज्य अगर वैसा आचरण करके दिखाएंगे तो मीडिया को बदलना पड़ेगा। कोई ऐसा कारण नहीं है कि मीडिया नहीं बदलेगा, मीडिया को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया कुछ हद तक पाठकों की और दर्शकों की मजबूरी भी बनता जा रहा है और आदत भी बनता जा रहा है। तो राजनेताओं और राजनीति से चूंकि लोगों की आदत छूट रही है और राजनीति लोगों की मजबूरी से हट रही है, तो राजनेताओं को जो सत्ता में हैं वो कैसे इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, ये बहस में होना चाहिए। तू इधर उधर की बात ना कर, बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। हमारी रहबरी मीडिया करता है, और अगर मीडिया बिक जाता है, अगर मीडिया खरीदा जा सकता है, अगर मीडिया नेगेटिव हो जाता है, तो विकास की बात कौन करेगा। राजनेता विकास की बात जितनी करते हैं वो उतना विकास होता नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी बढ़ गई। 40% देश के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, पंडित नेहरू भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री थे, कि भारत के आम नागरिक की 6 आने रोज की आमदनी है। हम तो मजदूर आदमी है, मजदूर से यहां तक आए, और मैं 8 आना रोज की मजदूरी से यहां तक आया। मैं कोई किसी ऐसे वरिष्ठ परिवार से नहीं आया या किसी धरातल परिवार से नहीं आया। मैं खेतिया मजदूर से यहाँ नौकरी करने के लिए भोपाल आया था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव प्रतापगढ़ के नौकरी से आया था। मैं जानता हूं कि आज देश के अंदर आम आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी से, मीडिया से, अदालत से और एग्जीक्यूटिव से खुश नहीं है। क्यों? प्रश्न उठता है क्यों नहीं है। आप जाएंगे किसी कार्यालय में, जाइए, सरकार केवल भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश की पूरे देश की बात कर रहा हूं। मुझे एक बहुत बड़े पत्रकार
इनका नाम यहाँ नहीं बताना चाहता, जो यहाँ बहुत बड़ा कैंसर का अस्पताल चला रहे हैं। आप हंसने की बात नहीं है। अगर केंद्र से अनुदान लेना है तो इतना % कमीशन दे दो पहले, इसके बाद आपको अनुदान मिलेगा। ये मेडिकल की बात कर रहा हूं। और वही वरिष्ठ पत्रकार कहते मजदूरी देना पड़ता है, मजदूरी देना पड़ता है। ये देश के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि इसमें विचार कीजिए कि इस देश का क्या होगा। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने महाभारत की रचना करना नहीं चाहते थे, वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन आचरण हमारे महान उस समय के नेता 5000 वर्ष पूर्व के इतना चरित्र गिर गया था कि द्रौपदी का चीर हो रहा था। हर एक की अलग अलग अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं थी, सामूहिक किसी की एक प्रतिज्ञा नहीं थी कि शांति बनी रहे। धृतराष्ट्र की अलग प्रतिज्ञा, दुर्योधन की अलग कृत्य, महारथी कर्ण की अलग प्रतिज्ञा, और सत्य धर्म का कोई पालन नहीं करना चाहता था। जिस प्रकार से पांडवों के साथ व्यवहार किया गया, वही बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाकर देश के बुद्धिजीवियों, देश के मीडिया पर, आदरणीय जयप्रकाश नारायण पर, मोरारजी भाई देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी स्विच ऑफ बंद कर दिया गया। उनका क्या दोष था, क्या अपराध था? मैं भी था 19 में। मैंने कहा हमने क्या किया? कह रहे आप बिजली के तार ऊपर से काट रहे। अरे मेरे चढ़ने नहीं आता बिजली के खंभे पे, तार कैसे काटूं? और 4 महीने 6 महीने पहले विधायक चला था, जयप्रकाश नारायण के पास 74 में चला गया और 75 में जेल चला गया। मेरे को गलती क्या है? गलती क्या है? हमने आपातकाल के खिलाफ नारे लगाए, इसलिए आप जानिए, 9 वकील, 9 दलील, 9 अपील। ऐसा देश महाभारत काल से भी ज्यादा अंधकार में हो गया था, और उस समय मीडिया ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। एक अखबार नई दुनिया ने उसने जितना आपातकाल लगा उसने हाशिए में छोड़ दिया कि अब संपादकीय लेख लिखने की इजाजत नहीं है। एक इंदौर के अखबार। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश में प्रजातंत्र है, बहुत अच्छा प्रजातंत्र है, बहुत समय में चुनाव होते हैं, राज सत्ताएं बदल दी जाती हैं, परंतु वास्तव में 60-70 साल होने के बाद भी 47 से 2011 तक बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि राजीव गांधी जी कहते थे आदरणीय, क्या अगर दिल्ली से 100 करोड़ भेजा जाए तो बंबई जाते जाते 15 करोड़ हो जाता है। मैं नहीं कहता, क्यों? ऐसा चरित्र हनन, ऐसा आचरण हमारे देश का हो गया है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी केवल मीडिया पर ही नहीं है, राजनेताओं पर भी है, नौकरशाही पर भी है, अदालतों पर भी है, और जैसा होता है उसका आईना दिखाने का काम मीडिया का है, लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया वो आईना दिखाने का काम नहीं करता। प्रदर्शन हो, इसका हो रहा बॉम्बे में, टिकट लगा कर हो रहा। 1 जनवरी के लिए एक वो शब्द कहना नहीं चाहता, एक महिला के नृत्य के लिए 2.5 मिनट के लिए 2.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। इसको मीडिया के लोग दिखा सकते हैं, टीवी में दिखा सकते हैं, लेकिन देश के अंदर जो आत्महत्या करके किसान मर रहा है उसके बारे में मीडिया को चिंता नहीं। आजकल मीडिया के साथी, अखबार के साथी मोबाइल पर पूछते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वो जाने का मौका ही नहीं है कि जब देखते तो आए हमने प्रतिक्रिया दे दी। अरे हमने कहा भैया इधर आप तो जाओ, देख तो जाओ क्या। अरे आप बता दो, इतना समय नहीं है हमारा, मोबाइल पे प्रतिक्रिया। ऐसी बहुत सी कटु बातें हैं, मुझसे ज्यादा गर्व साहब ने कह दी है। इस पर विचार करना पड़ेगा। इसके लिए देश की जनता को जागृत होना पड़ेगा, देश के बुद्धिजीवियों को जागृत होना पड़ेगा।
देश के जितना पढ़ा लिखा वर्ग है उस देश की जिम्मेदारी उन पर ज्यादा है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ हैं, लेकिन वो वोट डालने नहीं जाते। हमें क्या करना वोट डाल? जितने ऑफिसर हैं, जितने हमारे टीटी नगर साउथ हो, नॉर्थ हो, उसमें 30% ही वोट होता है और 20% ही होता है। गरीब, मजदूर, किसान ये वोट डालने जाता है। इसी देश में प्रजातंत्र का है। सबसे कम सुविधा जिनको मिलती है वो उसको आशा है कि इस प्रजातंत्र के द्वारा हमारे गांव की सड़क बन जाएगी, हमारे कप में पानी आ जाएगा, स्कूल बन जाएगा। तो हमारे देश के मीडिया की विकास के मामले में बहुत अधिक भूमिका है और इसलिए मुझे केवल 10 मिनट का ही समय है और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि मीडिया को, बहुत अच्छा है मीडिया, बहुत खुली बात भी लिखता है और हमारा न्यूज ये निकलता है उठपटांग न्यूज, राघव जी हटे, बाबूलाल गौर के पर कटे, ना हमारे पर कटे ना गोवा के। सनसनी भाई, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। हमें हटा दिया जाए, बहुत हो गया। 38-39 साल से विधानसभा के मेंबर 9 बार जीत चुके हैं, लेकिन आप दिख क्या रहे हैं किसी के बारे में? ये तो विचार करिए। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका भी राजधर्म है, आपका भी जनधर्म है, आप उसको पालन के हालात बदलेंगे। और एक शायर का कहना है, हालात से सहमे हुए लोगों बस इतना समझ लीजिए, हालात से सहमे हुए लोगों बस इतना समझ लीजिए, हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते। इन्हीं बातों को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि बहुत समय हो गया आज़ादी के, जब इस टाइप की बहस ऐसे मंचों में होता है तो बड़ी एक हास्य स्थिति उत्पन्न होती है कि आज दुनिया कहाँ जा रही है और हम किस बहस के मुद्दे को लिए बैठे हों, चाहे भ्रष्टाचार हो, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो न किसी जाति का है, न किसी वर्ग का है, न किसी का है। चाहे उसमें राजनेता हो, चाहे उसमें पत्रकार हो, चाहे उसमें जज हो, चाहे उसमें कोई भी हो, भ्रष्टाचार के लिए जब तक आदमी अपनी मानसिकता को साफ नहीं रखेगा, तब तक, जैसा कि वैदिक जी ने कहा कि उनके बहुत सारे साथी जो आज राजनीति में भी हैं और विभिन्न जगहों पर हैं, पर उन्होंने इस कार्य को क्यों चुना? मैं चाहती हूँ कि पत्रकारिता एक ऐसा चौथा स्तंभ है, जब पूरे समाज की नजर आप पर है तो चाहे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या नेता बुरा माने या भला माने, आप लोग समाज का एक आईना का काम करते हैं। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसको अच्छा और जो बुरा करता है उसको बुरा कहने में मैं जहाँ तक समझती हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि हम अपनी बुराई को नहीं देखेंगे, जब तक हम अपनी बुराई पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अच्छाई भी हमारे ऊपर नहीं आ सकती। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि इतने अच्छे वक्ताओं ने जो बात रखी, उन्हीं पर अगर हम थोड़ा सा चिंतन मनन करें तो शायद आज यहाँ पर बैठे लोगों का बहुत कुछ, और समाज का, चाहे प्रदेश के बारे में जो इनसाइड मीडिया ने सोचा है कि प्रदेश का विकास कैसे हो, चाहे पर्यावरण को ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। मैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नर हूँ। वहाँ पर एक दिन जब मैंने ये टीवी खोल के देखा तो मध्य प्रदेश का जो सतना में सीमेंट फैक्ट्री के आसपास जिस तरह से वहाँ के किसानों का और आदिवासियों का जो दोहन हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मीडिया ही एक ऐसा जरिया है
कि मैं आप लोगों से कोसों दूर हिमाचल प्रदेश के राजभवन में बैठकर आप लोगों के माध्यम से मैंने मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल की। आप लोगों की जो जागरूकता है वह वास्तव में चाहे समाज हो चाहे सरकार हो, उसको एक बहुत अच्छा माध्यम आप लोग बन सकते हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ राजेश भाटिया जी के माता पिता को भी प्रणाम करते हुए आप लोग शिमला गए थे। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे गरिमामय कार्यक्रम ने आप लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। अपनों के बीच में पाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। तिवारी जी, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पूर्व परिचित हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी का पुनः मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे एक बुनियादी प्रश्न पूछता हूँ कि आज देश में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता किसकी है? चार स्तंभ हैं लोकतंत्र के: विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथी जिसे मैं कहता हूं खबरपालिका, जिसको अंग्रेजी में लोग मीडिया बोलते हैं। उसमें टेलीविजन, अखबार, इंटरनेट, पोस्टरबाजी, सब तरह का प्रचार आ जाता है। उसका नाम है खबरपालिका। इन चारों में आज सबसे अधिक प्रामाणिकता किसकी है? जो आदर्श लोकतंत्र है उसमें चारों की प्रामाणिकता लगभग समान होनी चाहिए। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह लोकतंत्र का संगीत बजना चाहिए। जैसे शास्त्रीय संगीत में जुगलबंदी होती है, ऐसी चारों की एक चतुर्बंदी चलना चाहिए। तब लोकतंत्र स्वस्थ और सशक्त होता है। लेकिन आज देश की स्थिति क्या है? आज विधानपालिका का जो महत्व, ब्रह्मा का जो महत्व है, विधि निर्माता, वह होना चाहिए था। लेकिन संसद की महत्ता दिनों दिन गिरती जा रही है। विधानसभाओं की, विधान परिषदों की महत्ता दिनों दिन गिरती जा रही है। उसमें चुनाव के तरीके, चुनाव में इस्तेमाल होने वाले तरीके, चुनाव पद्धति की कमियां, वे सब तो कारण हैं। हमारे राजनीतिक दलों का जो आंतरिक चरित्र है, उसने भी विधानपालिकाओं की मर्यादा और गरिमा को मंद कर दिया है। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि किसकी बात कहे? जनता की कहे या अपने पार्टी के नेता की कहे? वो संसद में, विधानसभा में किसका प्रतिनिधि है? अपने पार्टी अध्यक्ष का प्रतिनिधि है? उसके बेटे का प्रतिनिधि है? अपने प्रदेशाध्यक्ष का प्रतिनिधि है? उसके किसी रिश्तेदार का प्रतिनिधि है? किसका प्रतिनिधि है? जिसने उनको चुन के भेजा है उनका प्रतिनिधि है। लेकिन मतदान किसके इशारे पर करता है? भाषण किसके इशारे पर करता है? प्रस्ताव किसके इशारे पर रखता है? अपने पार्टी नेताओं के इशारों पर रखता है। ये मर्यादा का पालन है क्या? ये मर्यादा का उल्लंघन है। संसद सदस्य, राइट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या महत्व है उसका? प्रधानमंत्री से भी अधिक महत्वपूर्ण किसी लोकतांत्रिक संसद में सांसद होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उसकी नौकरी करता है। प्रधानमंत्री उस पर निर्भर है। प्रधानमंत्री जनता का प्रतिनिधि नहीं है। प्रधानमंत्री सांसदों का प्रतिनिधि है। जनता उसे नहीं चुनती है। सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं।
प्रधानमंत्री का मालिक सांसद होता है। क्या आज हिंदुस्तान में किसी सांसद में इतना दम है कि खड़े होकर वो ये कहे कि अय प्रधानमंत्री जी, अय मुख्यमंत्री जी? कोई विधायक कह सकता है कि तुम मेरे प्रति जिम्मेदार हो, मैं जब चाहूंगा तुमको हटा दूंगा यहां से, तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर विधानसभा में बोलूंगा, तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर संसद में बोलूंगा, मैं अपनी जनता की बात का प्रतिनिधित्व करूंगा? है एक भी सांसद देश में? ऐसे सांसद थे, उनका जिक्र गौर साहब ने भी किया, श्रवण गर्ग साहब ने भी किया। ऐसे थे सांसद, मधुलिमय थे, महावीर त्यागी थे, जिन्होंने जवाहरलाल जी को खड़े होकर बोल दिया लद्दाख के बारे में। सेठ गोविंदास थे, मैंने स्वयं देखा इन सांसदों को संसद में बोलते। चंद्रशेखर थे, इंदिरा जी के सामने खड़े होकर उन्होंने बोला। कहाँ है वो सांसद? कहाँ है वो नेता? मर्यादा का पूर्ण उल्लंघन है। संसद नेताओं और पार्टियों के हाथ की कठपुतली बन गई। जो जनता का अधिकार होना चाहिए था, वो अधिकार नेताओं और पार्टियों के पास चला गया। माफियागिरी और क्या हो? यही तो है, किसी का अधिकार जब कोई और इस्तेमाल करे, वही माफियागिरी, वही मर्यादा भंग है। कार्यपालिका का हल क्या है? पहले संसद के बारे में एक दो ऐसी बात आपको बोल देता हूं जो मेरे अलावा देश में शायद किसी को पता नहीं और कोई बोलता नहीं। मैंने बड़ा अनुसंधान किया, बड़ा रिसर्च किया, और इसमें हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर याकूब कुरैशी, जो कि मेरे अभिन्न मित्र हैं, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की। उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये बात आपसे कहता हूं। मैं हिंदुस्तान में आज तक एक भी संसद ऐसी नहीं बनी, एक भी, कि जिसमें औसत 1977 में एक संसद ऐसी बनी थी कि जिसमें 40-50 सांसद बहुमत से जीत के आ गए थे। उनके निर्वाचन क्षेत्र में जितने मतदाताओं ने मत प्रदान किए, उसके बहुमत से जीत के 30-40 सांसद 77 में आए थे। लहर थी ना, एक बाढ़ आई। आज तक हिंदुस्तान की एक भी संसद हमने ऐसी नहीं बनाई कि जिसमें 100 सांसद थी, 543 में से 100 भी बहुमत से जीत के आए, सारे अल्पमत से जीत के आए। कोई जो पड़े हुए वोट हैं या जो मतदान हुआ है उसके 20% से जीत के आया है, कोई 21% से, कोई 30 से, कोई 35 से, कोई 40, 51% से जीत के आए हुए सांसदों की संख्या इस देश में कभी 50% रही नहीं। 200-250 सांसद भी कभी नहीं रहे, 100 सांसद भी कभी नहीं रहे। ये संसद है, इसको आप प्रतिनिधि संस्था कहते हैं। हिंदुस्तान में आज तक सिर्फ एक प्रधानमंत्री को छोड़कर, और आप ये मत समझ लेना कि वो मेरे परम मित्र थे इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं, उसके आधार पर बात कर रहा हूं। सिर्फ एक प्रधानमंत्री, पामुलपर्ती वेंकट नरसिंह राव, उनको छोड़कर, कि जिनको सबसे कमजोर आदमी समझा जाता था, सबसे ढीला ढाला शिथिल व्यक्ति समझा जाता था, उस एक प्रधानमंत्री को छोड़कर आज तक हिंदुस्तान में एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ कि जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में से पड़े हुए मत, कुल मत की बात नहीं कर रहा हूं, कुल मत सारा जितने वोटर्स हैं उनकी कुल संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, जो वोट डालने आए उनकी बात कर रहा हूं। उनके बहुमत से जीत के आया हो ऐसा एक भी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, इंदिरा गांधी भी नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं। अभी के प्रधानमंत्री तो लोकसभा में आए नहीं।
और ये हरदिनिया जी आपको बहुत धन्यवाद। इस पर मैं अभी जब शासन के बारे में बात करूंगा तब मैं करने वाला था, लेकिन आपने अच्छा किया, मुझे प्रेम कर दिया। ये ब्रिटेन के पिछले 500-600 साल के इतिहास में सन 712-13 से वहां संसदीय प्रणाली शुरू हुई है। सिर्फ एक बार डगलस होम हाउस ऑफ लॉर्ड्स से चुन के आए थे। इतनी उनकी बदनामी हुई बेचारे कि वो 2-1 साल रहे डगलस होम। बाद में वो विल्सन की कैबिनेट में विदेश मंत्री बना दिए गए। भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो संसद का, लोकसभा का मुंह ही नहीं देखा। वो मैं बाद में बात करता हूँ। पहली बात ये कि नरसिंह राव जी ने जब चुनाव लड़ा अपने गांव से जहां पैदा हुए तो 7 लाख वोट पड़े और उसमें से करीब 5.5-6 लाख वोट उनको मिल गए। वो पहले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के जिनको अपने निर्वाचन क्षेत्र से बहुसंख्या ने चुना। एक भी प्रधानमंत्री आज तक पूरे भारत में जीतना तो बहुत दूर की बात है, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुमत से जीत कर नहीं आया। तीसरी बात, हिंदुस्तान में आज तक एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी है। महाप्रतापी प्रधानमंत्री भारत में हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनकी सारी गलतियों के बावजूद मैं मानता हूं कि वो एक महान प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी, और एक अर्थ में नरसिंह राव जी भी बड़े बेजोड़ प्रधानमंत्री थे। उनके साथ रोज काम करने का अनुभव, पुरानी मित्रता हमारी, उस आधार पर मैं कहता हूं तो उनको अभी छोड़ रहा हूं। ये जो बाकी 3 महान प्रधानमंत्री जिनको मैं कहता हूं, ये भी पूरा इतिहास निकाल के मैंने चेक किया, इलेक्शन कमीशन से आंकड़े मंगाए। कोई 21% वोट से जीता है, कोई 28% वोट से जीता है। इंदिरा जी को एक बार 40% वोट मिले थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बहुमत से जीत के नहीं आए। ऐसी हमारी संसद और ऐसा हमारा लोकतंत्र। एक भी, तीसरी बात कहता हूं, एक भी राजनीतिक दल, आज तक एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी है कि जो कुल वोट पड़े हों हिंदुस्तान में, उन कुल पड़े हुए वोटों के बहुमत से वो सरकार बनी। एक भी सरकार नहीं बनी। इस समय आपको पता है कि इस चुनाव में कांग्रेस को कितने वोट मिले? 11 करोड़ 80 लाख। देश कितना बड़ा है? 1 अरब 20 करोड़। 1 अरब 20 करोड़ का देश और 11 करोड़ 80 लाख वोट से आप सरकार चला रहे। आप प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में चुनाव आपने नहीं लड़ा। आपके जो सांसद हैं, आपके और विरोधियों के सबके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अल्पमत से जीत के वहां बैठे हुए। अब आप कहते हो कि हमारी सुनो। आपकी हैसियत क्या है जो आपकी सुने? जनता में आपकी जड़ें कितनी हैं कि आपकी बात का कोई असर होगा? इस लोकतंत्र में हमारी चुनी हुई संस्थाओं की हैसियत बनाने का आज समय है। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। पिछले 2-3 साल से मैं बराबर इस विषय पर लिख रहा हूं और बोल रहा हूं, लेकिन हमारे नेताओं को फुर्सत नहीं है कि सुने और सुधार करें। सुधार हो सकता है, स्थिति असंभव नहीं है, और इसमें सारे दल दोषी हैं, सबकी जिम्मेदारी है। और शासन की बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि आज तक एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी कि जिसको देश की जनता के 1/4 जनसंख्या ने भी चुन के भेजा। तो सरकारें क्या करती हैं? घोषणा पत्र जारी करेंगे, भाषण देंगे, लाल किले से लोगों को हड़काएंगे, ये करो वो करो, हमने ये किया तुम ये करो। इनकी सुनता कौन? हिंदुस्तान के जो राजनीतिक दल हैं, आज उनकी दशा क्या है? वो सिर्फ चुनाव की मशीन बनकर रह गए।
वो जमाना गया कि जब राजनीतिक दल जन जागरण का काम किया करते। कांग्रेस से ज्यादा महत्व कांग्रेस सेवा दल का। उसके स्वयंसेवक गांव गांव जाकर सफाई करते। श्रवण जी, मैं, देवेंद्र भाई जी, हम लोग जब गांव में जाते थे झाड़ू लेके सफाई करने इंदौर के आसपास, माचला या पता नहीं क्या क्या उन गाँव के नाम, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सब हमारे साथ जाते, विनोबा जी के कार्यकर्ताओं के साथ, और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी जुड़ जाते थे। आर्य समाज का बड़ा असर था, आर्य समाज भी जुड़ जाते थे, और सब जातियों के, सब मजहबों के लोग, कोई हम परवाह नहीं करते थे जात की, मजहब की, किसी चीज की, सब मिलकर काम करते थे। राजनीतिक दल उन दिनों सेवा और जागरण, जन जागरण दोनों का काम करते थे। कोई आंदोलन छेड़ो, सारे दलों के लोग आगे सहयोग करते। 1959 में जब मैंने इंदौर में सत्याग्रह किया, सारे दलों के लोग आए, सारे नेता आए, सारे अखबार वालों से सहयोग किया, सब जातियों, सब मजहबों के लोग आए। आज देश में क्या है? राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव लड़ने का काम करते हैं। हर काम ये सोच के करते हैं कि इससे हमको चुनाव में फायदा क्या होगा। कोई जन जागरण के काम में नहीं पड़ते। इसीलिए सारी सरकारें किस पर निर्भर हो गई? अपनी पार्टी पर निर्भर नहीं है, नौकरशाही पर निर्भर। इसलिए हिंदुस्तान में नौकरशाही शहनशाही है। हमारे नेता लोग नौकरों के नौकर हैं, अफसरों की नौकरी करते हैं। वो अफसर उनको सिखाते हैं कैसे तिकड़म करना, कैसे रिश्वत देना, कैसे लोगों को बरगलाना। हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोग अफसरों के शिष्य होते हैं। खूब मंजे हुए घाघ अफसर वहां बैठते हैं, जिनको 30-30, 40-40 साल का अनुभव होता है। वो बेचारे नए नए नेताओं को, भोले भले सच्चरित्र सेवा भाव वाले जब बनते हैं मंत्री, तो उनको गुमराह करते हैं। ये देश की सरकार का हाल है। सरकार का ध्यान किस काम में लगा रहता है? नोट और वोट। वोट कैसे प्राप्त करना, उसके लिए सारी राजनीति करना, और नोट कैसे प्राप्त करना, उसके लिए सारी राजनीति करना। अब राजनीति में ये लोग, गौर साहब जैसे लोग, म्यूजियम में रखने योग्य हो जाएंगे। हमने जब अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया था मध्य प्रदेश में, अब से करीब 43 साल पहले, तो कौन था उसमें गिरफ्तार हुए? कई लोग गिरफ्तार हुए। महेश जोशी मेरे साथ था, चंद्रभाष शेखर ने, ये सब लड़के जो बाद में मंत्री बने, विक्रम वर्मा, ये मेरा सहयोगी था। ये सब लोग मेरे साथ काम करते, दिग्विजय वहां पढ़ते थे इंदौर में हमारे। इन सब लड़कों को लेके मैं आंदोलन चलाता था, गिरफ्तार होता था। कहाँ है, क्या कर रहे हैं? गोरखधंधे में गए थे, राम भजन को, होटल लगे, कपास ओट रहे। जिस तरह के बयान देते हैं, मुझे अपने पे लज्जा आती है कि लोग मेरे साथ काम किए हुए हैं और झूठी सच्ची बातें बोलते रहते हैं। क्या करते हैं भगवान? यानी देश की जो शासन व्यवस्था है, इसमें घुन लगता जा रहा है। और हम लोग अच्छे, हम लोग प्रसन्न हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जब धसती है शासन व्यवस्थाएं, तो भूकंप की तरह आता है जल जला। जैसे भोपाल में आया था रात, एक जहर का बादल सा आता है और व्यवस्था बैठ जाती। मैंने कई व्यवस्थाओं को बैठते हुए देखा। ईरान के शाह जब भागे थे छोड़ कर तेहरान, महीना भर में वहां रहा था, मैंने देखा कैसे भाग रहे थे। नेपाल के नरेश जब भाग रहे थे 1950 में, जवाहरलाल नेहरू ने उनको बचाया, और फिर बाद में अभी जब हत्या हुई उनके लड़के ने, और बाद में उनका छोटा भाई बैठा, वो भागा। आंख से देखा मैं कि व्यवस्थाएं एकदम धराशायी होती है। भारत जितना फैलता जा रहा है, जितना बढ़ता जा रहा है, जितना ताकतवर होता जा रहा है, उतना ही अंदर से खोखला होता जा रहा है। हमें उन बातों पर चिंता करना है। मैं थोड़ा विस्तार में चला गया, अब मैं न्यायपालिका पर आता हूँ। हिंदुस्तान की न्यायपालिका के बारे में देश के सबसे बड़े वकीलों में एक, और जो हिंदुस्तान के विधि मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि 16 मुख्य न्यायाधीश में से 9 भ्रष्ट हैं, और मेरे पास उसके प्रमाण। अगर ये न्यायाधीश, उनमें से कई जिंदा है, अगर मैं होता उनकी जगह
मैं आमरण अनशन करता और सचमुच मर जाता, प्राण दे देता। अगर मेरे बारे में कोई वकील खड़े होकर ये कह देता कि ये फला आदमी हमारा मुख्य न्यायाधीश था और ये भ्रष्ट है, मैं मर जाता, प्राण दे देता, पत्ता भी नहीं फोड़ता। किसी न्यायाधीश को कोई गुस्सा नहीं है। जो वर्तमान न्यायाधीश ने, उन्होंने पकड़ के उस वकील को, जो पुराना हमारा विधि मंत्री, फांसी पे नहीं लटकाया। ये तो फांसी पे लटकाए जाने के जैसा जुर्म है ईमानदार लोगों को बेईमान कहना। लेकिन बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया? कि हमारी न्यायपालिका का हाथ अब सब पे खुल गया। सिर्फ आपातकाल में घुटने नहीं टेके हमारे न्यायाधीश, वो साधारण लोगों की तरह बेईमान है। जमीनें प्राप्त करने के लिए, मकान प्राप्त करने के लिए, सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, शराब पीने के लिए, प्रोविडेंट फंड हड़पने के लिए क्या क्या काम करते। निचले स्तर पर और भी निकृष्ट कई चीजें तो मुझे व्यक्तिगत जानकारी से पता चली, तो मुझे इतनी शर्म आई। मेरे अपने मित्र जो न्यायपालिका में, उनके आचरण को देखकर मैं जमीन में लगा। तो मैंने ये तीनों संस्थाओं के बारे में, क्षमा कीजिए इतने विस्तार से नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया। क्यों बोला? तुलना करने के लिए कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की इतनी दुर्दशा है। अब खबरपालिका को लेकर, खबरपालिका में भी पेड न्यूज है, लेकिन पेड न्यूज बेचारे पत्रकार क्या करें उसमें? मालिक लोग खा जाते हैं पैसे, पत्रकारों को तो पता ही नहीं चलता है। मालिक से आप पूछो कि तुमने अखबार क्यों निकाला? सेवा के लिए निकाला क्या? जन जागरण के लिए निकाला क्या? काहे के लिए निकाला? मुनाफा कमाने के लिए निकाला? तो इतनी मशक्कत करे मुनाफा कमाने के लिए, खबरें इकट्ठी करे, छापे, दिमाग पर दबाव डाले। अरे सीधे मिल रहे ना नोट, मुनाफे की शॉर्टकट उसमें ढूंढ के ले लिए पैसे पेड न्यूज। जो सवाल मैं अखबार के मालिक से करता हूँ, वही सवाल मैं भारत के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से करता हूँ, सारे मंत्रियों से करता हूँ, सारे न्यायाधीशों से करता हूँ, सारे सांसदों और विधायकों से करता हूँ कि आपने चुनाव क्यों लड़ा, मुझे बताओ। आपकी प्रेरणा क्या है? हृदय पर हाथ रखकर, भगवान का नाम लेकर, अपने बच्चे की कसम खाकर मुझे बताओ कि तुम चुनाव क्यों लड़ रहे? क्या कारण है तुम्हारे चुनाव से? तो कैलाश जोशी तो कह सकते हैं कि मैं देश की सेवा के लिए, शाजापुर है ना आपका गांव, मैं आपके गांव गया हूँ। जब मैं पढ़ता था, विद्यार्थी था, बाढ़ सी आ गई थी आपके गांव के आसपास कहीं, तो इंदौर से एक ट्रक में बहुत सामान भर के ले गया। तब मैंने कैलाश जोशी जी को पहली बार देखा, सन 55 की बात है, 55-56 की बात। तो वो तो कह सकते हैं कि भाई मेरे अंदर एक ऊर्जा थी, प्रेरणा थी। शायद आप स्वयंसेवक भी रहे होंगे संघ के, तो संघ का स्वयंसेवक था। गलत सलत जो भी धारणा थी, देशभक्ति की धारणा थी मेरे मन, परिवार वालों ने विरोध किया, मैं कूद गया। अब जो जैसा श्रवण जी ने अभी कहा कि पिछले 30-40 साल में जो लोग राजनीति में आए हैं, सामाजिक जीवन में आए, उनसे पूछिए तो तुम्हारी प्रेरणा क्या है, क्यों लड़ रहे हो चुनाव? वही सत्ता और पत्ता, या तो पत्ता कमाएंगे या सत्ता में जाएंगे, दूसरों को हुकूमत में। आप न्यायाधीश से पूछिए, जो लड़के कानून पढ़ के जज वगैरह बनना चाहते हैं, उनसे पूछिए। शंभू दयाल जी सांघी इंदौर में, उनको यहाँ जब हिदायतुल्लाह साहब हमारे मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने भेजा कागज कि मैं आपको जज अपॉइंट करना चाहता हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। शंभू दयाल जी सांघी ने मुझे बताया, बोले मैंने उसी वक्त चिट्ठी लिख के भेजी कि हिदायतुल्लाह साहब, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जज की तनख्वाह इतनी कम है कि उसमें 15-20 लोगों का गुजारा करना मुश्किल है। वकालत में अच्छे पैसे कमाता हूँ, तो ईमानदारी से सबका गुजारा हो जाता है। जज बनूंगा, तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा, मुझे बेईमानी का रास्ता कहीं चुनना न पड़ जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। है वकील कोई ऐसे इस देश में? आज जजों की जो तनख्वाहें हैं, जो प्रिविलेज हैं, जो अधिकार हैं, और जो ऊपर और नीचे की कमाई है, हर वकील जज बनना चाहता है।
उनसे पूछो तुम जज क्यों बनना चाहते हो? न्याय करने के लिए जज नहीं बनना चाहते। किसी से पूछो तुम मंत्री क्यों बनना चाहते हो? उसका जवाब क्या है? किसी से पूछो तुम प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हो? अरे भाई तुम कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा के अच्छा रहता है, लोग तुमको कहते हैं महान अर्थशास्त्री। अब तुम्हारा मित्र वेद प्रताप वैदिक कहता है तुम महान अनर्थशास्त्री। अर्थशास्त्र पढ़ाते रहते तो अच्छा रहता है। किस लिए प्रधानमंत्री बन गए? क्या लेना देना है तुम्हारा प्रधानमंत्री बनने से? क्या लेना देना है तुम्हारा देश की सेवा करने से? प्रधानमंत्री बनने से। अब देखिए क्या भुगत रहे। कोई इज्जत है? 2 कौड़ी की इज्जत है। उनसे अमर्त्य सेन अच्छा है, कम से कम पढ़ाता तो है बेचारा, तो नोबेल प्राइज मिल गई है। मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है? तो जब सरकार में आने वालों की प्रेरणा भ्रष्ट है, सांसद में जाने वालों की प्रेरणा भ्रष्ट है, न्यायपालिका में जाने वालों की प्रेरणा भ्रष्ट है, तो मैं आपसे पूछता हूँ गौर साहब, बेचारे पत्रकारों से क्यों पूछते हो? उसको क्यों बेकार तंग करते हो? किसी से पूछो तो पत्रकार क्यों बनना चाहते थे? बोले पत्रकार बना नहीं और वो कलेक्टर सलाम करने लगेगा। पत्रकार बना नहीं कि मंत्री सबसे आगे मुझे पूछने लगेगा। पत्रकार बना नहीं कि मुख्यमंत्री मुझे अपने बराबर बिठाने लगेगा। ये प्रेरणा है। हम लोगों से पूछिए कि हम पत्रकार क्यों बने? श्रवण गर्ग जी पत्रकार क्यों बने? मैं क्यों बना? राजेंद्र माथुर क्यों बने? प्रभाष जोशी क्यों बने? राहुल बारपुते क्यों बने? हम लोग अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष छात्र हैं। मैं हमेशा फर्स्ट क्लास में पास होता है, रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए। तो मुझे मालूम था कि पत्रकारिता करूंगा, कभी पेंशन तक नहीं मिलेगी मुझे। मरते दम तक 90 साल की भी उम्र मिल गई तो निरंतर रोज 10, 12, 15 घंटे मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे पास कोई सत्ता नहीं आने वाली, मेरे पास कोई पत्ता नहीं आने वाला है, लेकिन ये एक जन जागरण का काम है। अपने विचारों को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम है। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है, इसको करना चाहिए, ये सोच के हम लगे। और मेरे जैसे हजारों लोग हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं कि सब समाप्त हो गए। कोई हम पे उंगली उठा सकता है क्या? तो मैं पत्रकारों से कहता हूं कि आज भी नेताओं के मुकाबले, जजों के मुकाबले, सांसदों और विधायकों के मुकाबले लोग आप पर नजरें लगाए हुए हैं, आपसे आशा करते हैं, इसलिए आप बेहतर करके दिखाओ। अब जो राज्य हैं उनके विकास में पत्रकार क्या योगदान करें? वो तो अद्भुत योगदान कर सकते हैं, सारे राज्यों को जगा सकते हैं। ये जो कुर्सियां हैं ना जिन पे बैठते हैं सत्ताधीश लोग, इसको गर्म तवा बना सकते हैं, नींद हराम हो जाए। प्रधानमंत्री बने और 2 महीने बाद देखा कि 8 किलो वजन कम हो गया। ऐसे कई मित्रों को मैं जानता हूं। मेरे एक मित्र मुख्यमंत्री बने, मैंने फोन किया, मित्र क्या बड़े भाई, उनको मैंने फोन किया किसी और प्रदेश में, मेरे गार्जियन भी रहे, मेरे बड़े भाई थे। मैंने कहा भाई साहब ये 20 साल पुरानी बात है। मैंने कहा भाई साहब क्या हाल है, तबीयत वगैरह ठीक है? बोले भैया 2 हफ्ते में 5 किलो वजन कम हो गया। ईमानदार आदमी कुछ परेशान हो जाए। पत्रकार चाहे तो पूरी व्यवस्था को खंगाल सकता है, उसमें इतनी बड़ी ताकत है। एक बात बोलता है टेलीविजन पर करोड़ों लोग सुनते हैं, एक बात लिखता है अखबार में और भास्कर जैसा अखबार हो घर सा करोड़ों लोग पढ़ते हैं एक साथ, पूरे देश में माहौल बदलता है। विकास का मसला क्या है? ज्यादा समय आपका नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हम विकास की बात करें तो अंतिम आदमी का ध्यान रखें, जो महात्मा गांधी कहते हैं और जिसके लिए जयप्रकाश राव है, कि हम अंतिम आदमी के विकास पर कितना ध्यान दे रहे हैं। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल, इतनी इतनी कार। आप देखो अभी कारों की प्रदर्शनी हुई थी, सारे अखबारों में जैम लग गया, सड़कों पे तो लग ही गया, अखबारों में भी जैम लग गया, 2-2, 3-3 पेज भरे हुए हैं, फोटो छप रहे हैं, 2 करोड़ की कार, 5 करोड़ की कार, 10 करोड़ की कार। ठीक है, ये भी होनी चाहिए, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा,
लेकिन उनको तो देखो जो अपने जंगलों से निकल के कभी बाहर नहीं आ सके, जानवरों का, कीड़ों और मकोड़ों का जीवन जी रहे हैं इस देश के अंदर। उनकी रपट कहाँ है? आप सोचोगे नेता करेंगे, नेता क्यों करेंगे? जज करेंगे, वो क्यों करेंगे? उनकी वो प्रेरणा है ही नहीं। सांसद क्यों करेंगे? वो 5 साल में एक बार करेंगे। आपके इलाके में शायद पाताल कोट है, बैतूल के पास। एक बार मैं वहां गया, छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कमलनाथ तो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। कमलनाथ ने व्यवस्था की मुझे पाताल कोट दिखवाने, मेरे रोंगटे खड़े। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम नहीं सुना पाताल कोट के। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। मैंने उनसे पूछा भारत का प्रधानमंत्री कौन है? बोले हमको नहीं पता। मैंने उनको बताया जाके, मैंने कहा आपका नाम भी नहीं जानते लोग, आप सोचते मैं प्रधानमंत्री। वो कभी 1200 फुट नीचे रहते हैं पाताल कोट। मैंने कहा भाई आपका सांसद कौन है? कमलनाथ जी सांसद थे। बोले हमको नाम नहीं मालूम। मैंने कहा यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? बोले 5 साल में एक बार आते हैं, और एक वो चील गाड़ी सी होती है, बहुत आवाज करती है, लोहे की चील गाड़ी, उसमें बैठ के आते, हेलीकॉप्टर में जाते हैं। उड़न खटोला बोलते हैं। हाँ, उड़न खटोला। मुझे तो चील गाड़ी बोला उन्होंने, वो चील गाड़ी लोहे की, उसमें बैठ के आते। तो सांसद एक बार चले गए, 2 बार चले गए, पर वही नहीं करते। एक मेरे परम मित्र सांसद ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप वहां से फिर कहाँ से लड़ेंगे? बोले नया ढूंढ लिया है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढ ली। शायद 5 बार लड़े, 5 बार नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते। बोले इसलिए लड़ता हूँ कि भाषण के दम पे जीतता हूँ। जहाँ भाषण दूंगा लोग मुझे वोट देंगे, दोबारा पलट के बाद जाते ही नहीं लोग। एक बार जीत गया तो वहां से अब लड़ना ही नई जगह जाके नया भाषण दिया, इनसे आप ज्यादा उम्मीद मत करो। ये बिल्कुल बेकार है सर। आप लीड लो, आप नेतृत्व करो पत्रकार भाइयों। भ्रष्टाचार की खबरों को उखाड़ और छापो, अखबार, टेलीविजन चैनल पर दिखाओ। ये भी सब अपने भाई कमजोर है, जरा ये मजबूत हो जाए। ये लोकसभा में उठाएंगे मामला, ये विधानसभा में उठाएंगे मामला, ये हमारे जुडिशियल लोग भी फिर हमला करेंगे और पूरा देश सशक्त हो जाएगा। किसान चाहे आत्महत्या करें, चाहे बच्चों के खाने में मिलावट होती हो, चाहे आदिवासियों पर भयंकर अत्याचार होता, चाहे विकास की जितने भी आंकड़े हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उनकी खोज करो, अनुसंधान करो। दिल्ली में तो पका पका है माल मिल जाता है, बम्बई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आंकड़े करके तैयार रखते हैं, कंप्यूटर पे लगाया होता है। आप लोगों को पसीना चुहाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, आंकड़े उत्तर इकट्ठे करने पड़ेंगे, करो। और वो विकास की खबरें रोज छापो। और संवाद की तो लिखे जाते हैं। अभी भी मैं कहता हूँ कि संपादक लोग जो दफ्तर में बैठे हैं बड़े जागरूक हैं, वो लिखते हैं, लेकिन जो संवाददाता हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो ब्यूरो के चीफ हैं, उन लोगों को अपराध की, भूख की, असुरक्षा की, असमानता की, अत्याचार की, भ्रष्टाचार की, जो विकास की सबसे बड़ी बाधा है, इनकी खबरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बिक जाए सिर्फ वही खबर नहीं है, जो जीवन को सुधार दे वो भी खबर है, जो देश को सुधार दे वो भी खबर है। इन सब कामों पर हम काम करें, सारे पत्रकार जुटे, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि हमारी जो 3 शाखाएं और है लोकतंत्र, ये भी मजबूत हो जाएंगी। इनमें भी एक से एक उत्तम और आदर्शवादी लोग हैं, आज भी, और नए लोगों में भी हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई नए नौजवान सांसदों से मिलता हूँ, नए मंत्रियों से दिल्ली में मिलता हूँ, अपने विधायकों से नयों से मिलता हूँ। कितनी ऊर्जा, कितना उत्साह, कितनी दृष्टि उनमें है, लेकिन आज उनको कोई ठीक से मार्गदर्शन देने वाला है नहीं। तो ये काम सब हमारे पत्रकार बंधुओं को करना है। उनको इस बात से अपने आप को नहीं आंकना है कि आप पे बैंक बैलेंस कितना है, बड़े बड़े मकान आपके पास है कि नहीं, बड़ी बड़ी कारें आपके पास है कि नहीं, इससे नहीं नापना है। इससे नापना है कि हमारे पास बड़ा चरित्र है कि नहीं, हम सत्य बोल सकते हैं कि नहीं, हम निष्पक्ष रह सकते हैं कि नहीं, अपना कोई नेता परम मित्र भी है तो उसकी गलतियों को पकड़ के व्यक्तिगत तौर से और सार्वजनिक तौर से बता सकते हैं कि नहीं। आपका मानदंड यही है। इस मानदंड पर अगर हम लोग खरे उतरेंगे तो राज्यों के विकास में हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। केंद्र का विकास, पत्रकार लोग अपने आप दूसरों से सहायता लेकर खबरें छाप देते हैं,
राज्यों के विकास के लिए उनको विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। और इस मायने में आप मुख्यमंत्री और सरकार के भागीदार होंगे, यहाँ की विधानसभाओं के भागीदार होंगे, उनके पार्टनर बनना पड़ेगा। ये एक जॉइंट पार्टनरशिप का मामला है, ये एक समग्र भागीदारी का मामला है। हमारा किसी से विरोध नहीं होना चाहिए कि हम सरकार का विरोध करने का ठेका ले लें या न्यायपालिका को रन डाउन करने का ठेका लें। सबको जोड़कर मिलाकर आगे बढ़ने की आज जरूरत है। मैं मुख्यमंत्रियों से भी कहता हूँ, मंत्रियों से भी कहता हूँ कि पत्रकारों से बहुत ही प्रेम का, स्नेह का संबंध रखा जाए, लेकिन उनको फंसाने की और फुसलाने की कोशिश नहीं की जाए। फंसाना और फुसलाना ये दोनों गलत काम है। उसके बिना भी आपकी राजनीति बड़ी जोरदार ढंग से चल सकती है। मैंने तो ये स्वयं अनुभव किया। इंदौर में जब मैं आंदोलन चलाता था, मैं किसी दल का कभी सदस्य नहीं रहा और शायद आगे भी नहीं बनूं। अब क्या बनना, लेकिन मैंने कभी पत्रकारों की खुशामदी मेरे आंदोलन, जो भी मुझे लगता था कि ये गलती करते हैं, इनके मालिक गलती करते हैं, खुलेआम में बोलता था। क्योंकि मेरी सभाओं में जितने अखबार बिकते थे उससे ज्यादा लोग मेरी सभाएं सुनने आए। मैं अखबारों पर निर्भर नहीं था, अखबार हम पर निर्भर थे। आज तो नेतागिरी सब अखबार और चैनल पर निर्भर होती है। अगर वो प्रचार नहीं करें तो अन्ना हजारे ढेर हो जाते। अगर 10-20 हजार आदमी आए तो ढेर होने की जरूरत क्या है? अगर आप नेता हैं, अकेले हैं, अकेले ही डटे रहेंगे। गांधी के साथ कितने लोग थे? सिर्फ 78 लोग थे। जब वो चले दांडी मार्च, गांधी ढेर हो गए क्या? लाखों लोग आते गए बाद। तो जो नेता है, जो पत्रकार है, जो नेताओं का भी नेता है, उसको अपने कॉल पर डटना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। प्राण भी त्याग करना पड़े तो अपने कॉल से हिलना नहीं चाहिए। यही प्रतिज्ञा लेके हम काम करें तो राज्यों का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। धन्यवाद।